प्रिवेंशन एंड डेडलॉक डिटेक्शन देखा था, करेक्ट? नाउ टुडे स्टार्ट विथ डेडलॉक अवॉइडेंस. ओके, it is better to avoid a deadlock rather than take measures after the deadlock has occurred. डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होता था कि डेडलॉक कोई है ये डिटेक्ट करता था, करेक्ट? देन यस. डेडलॉक प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में क्या होता था? डेडलॉक प्रिवेंशन, अगर कोई प्रिवेंशन डेडलॉक में क्या है होता तो है? डेडलॉक डेडलॉक प्रिवेंशन से में पहले उसको, हाँ, डेडलॉक होने से डिटेक्ट पहले उसको करना था. प्रिवेंट कर, नहीं नहीं, प्रिवेंट करना चाहिए ना डेडलॉक होने से पहले, कि ऐसे सिचुएशन ऑकर ही ना हो कि हाँ हाँ डेडलॉक हाँ हो, है ना? वैसे हाँ. करना यहाँ पे क्या है, अगर डेडलॉक ऑकर हो गया सिस्टम में, अवॉइड करना है उसको, रादर देन टेकिंग मेजर्स, उसको जो है डेडलॉक को टोटली अवॉइड करना. द वेट फॉर ग्राफ कैन बी यूज फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. वेट फॉर ग्राफ एक एल्गोरिथम है जो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए यूज हो सकता है. दिस इज हाउएवर ओनली यूजफुल फॉर स्मॉलर डेटाबेस एज इट कैन गेट क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन लार्जर डेटाबेस. ये कहाँ पे मोस्टली होता है? स्मॉलर डेटाबेस में ही काम करता है, बिकॉज लार्जर डेटाबेस में जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. और सी, डेडलॉक अवॉइडेंस कैन बी डन इन बैंकर्स एल्गोरिथम. बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? सी, बैंकर्स एल्गोरिथम इज रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन मीन्स कौन से प्रोसेस को कौन से रिसोर्स चाहिए वो एलोकेट जो करता है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम. एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, और क्या करता है? डेडलॉक जो है वो अवॉइड करता है. विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेसेस फॉर रिसोर्सेज के, और क्या टेस्ट करता है? जितने भी प्रोसेस ने जो जो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट किए वो सारे को जो है चेक करता है कि अगर उस प्रोसेस को रिसोर्स देने से कोई डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, अगर वो सेफ स्टेट में है तभी वो जो है प्रोसेस को रिसोर्स देगा. बैंकर्स एल्गोरिथम. इफ आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट सिस्टम रिमेन्स इन द सेफ स्टेट, जब उसका रिक्वेस्ट जो है ग्रांट कर दी और सिस्टम फिर भी सेफ स्टेट में है, तभी वो अलाउ करेगा प्रोसेस टू एक्सेस दैट रिसोर्स. इट डज नॉट अलाउ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस, जिसके वजह से सेफ स्टेट अगर हार्म हो रहा है तो वो उस प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा टू एंटर इनटू द सिस्टम. ओके, इनपुट्स टू बैंकर्स एल्गोरिथम, एक तो है मैक्सिमम नीड ऑफ रिसोर्सेज, जितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए प्रोसेस को वो होता है इनपुट. दूसरा होता है करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस. अब A1 सपोज है तो उसके पास कितने प्रोसेस है, B1 के पास कितने प्रोसेस है, ये सारे होगा करंटली एलोकेटेड में. एंड मैक्सिमम फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम, और ये सारे रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद कितने बच रहे हैं सिस्टम में रिसोर्सेज. दैट इज द थ्री इनपुट्स टू बैंकर्स एल्गोरिथम. now see, the request will only be granted under the below condition. request कब grant करेंगे? if the request made by the process is less than equal to the freely available resource in the system. इसका मतलब क्या है? जितने freely available resource है उससे अगर कम resource की हमने रिक्वेस्ट की है, तभी जो है उसको रिक्वेस्ट जो है ग्रांट करेगा सिस्टम. जैसे सपोज अवेलेबल रिसोर्सेस है 5 और प्रोसेस ने, किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की फॉर 4. अभी ये जो 5 जो है इट इज लेस देन 4, राइट? तो ये दे सकता है अभी एग्जीक्यूशन के लिए, तो रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट कर देगा. अगर यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेस है 5 और प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की 6, तभी अवेलेबल है सिर्फ 5 और प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट कर रहा है 6, तो ये क्या होगा? डेडलॉक सिचुएशन ऑकर हो जाएगी. इसीलिए ये जो है सिस्टम इस प्रोसेस को नहीं देगा. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. टोटल रिसोर्सेस इन सिस्टम A B C D, रिसोर्सेस कितने हैं? 6 है. ए के पास, बी के पास 5 है, सी के पास 7 है एंड डी के पास जो है वो 8 है. टोटल रिसोर्सेस. देन अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेस आर, कितने अवेलेबल है? टोटल कितने हैं? 6 5 7 6. उसमें से अवेलेबल है, ए के पास 3 अवेलेबल है, बी के पास सिर्फ 1 अवेलेबल है, सी के पास भी सिर्फ 1 ही है एंड डी के पास 2 है. करेक्ट? आवाज आ रही है ना? हेलो? यस मैम. हाँ, ओके. समझ में आ रहा है टोटल रिसोर्सेस कितने हैं एंड उस रिसोर्सेस में से अवेलेबल कितने रिसोर्सेस है, ये हमने देखे. देन प्रोसेसेस करेंटली एलोकेटेड रिसोर्स. अब देखो प्रोसेस A B C D है. प्रोसेस P1
P2 एंड P3, हमारे पास 3 प्रोसेसेस है। उसके पास ए के जो है प्रोसेस P1 के पास ए के जो है वो 1 प्रोसेस है। यहाँ पे देखो प्रोसेस P1 के पास ए के जो है 1 प्रोसेस है, बी के 2 प्रोसेस सॉरी रिसोर्सेस है, सी के भी 2 के 1 से, एंड डी रिसोर्सेज एलोकेट किए गए वो बताए। ए के कितने रिसोर्सेज, टू के पास ए के कितने रिसोर्सेज। हेलो, मैम आपकी आवाज कट होती है अभी। कट हो रही है, अभी आई। हाँ अभी आई। हाँ, प्रोसेस P2 के पास ए के कितने रिसोर्सेस है, 1, बी के कितने रिसोर्सेस है, 0। हाँ 0, देन सी के रिसोर्सेस है 3 एंड डी के भी रिसोर्सेस है 3। वैसे ही कितने प्रोसेस के पास कितने रिसोर्सेस है अवेलेबल, ये सारे दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे P3 के पास ए के 1 रिसोर्स है, बी के 2 रिसोर्सेस है, सी के 1 रिसोर्स है एंड डी का सिर्फ 0 रिसोर्स है। सी नाउ प्रोसेस मैक्सिमम रिसोर्सेस कितने ले सकते हैं प्रोसेस P1 जो है वो ए के 3 रिसोर्स ले सकता है, बी के 3 ले सकता है, सी के 2 ले सकता है एंड डी के भी 2 ले सकता है, लाइकवाइज ये सारे। देन अभी उसको नीड कितना है ये अगर हमें फाइंड करना है तो इसको किससे माइनस करेंगे, मैक्सिमम रिसोर्सेस करेंटली एलोकेटेड, इससे माइनस इससे करेंगे रिसोर्सेस उन लोग ने कितने लिया है एंड उनको नीड कितनी है। ठीक है, सी ए बी सी डी वी हैव, इसके पास कितने हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेस पास है 3। एक सेकेंड, सॉरी, नीड इज इक्वल टू कितने रिसोर्सेस माइनस करेंटली एलोकेटेड रिसोर्सेस, ये दोनों को माइनस करना है। मैक्सिमम रिसोर्स कितना है 3 माइनस करेंटली एलोकेटेड कितना है 1, सो प्रोसेस 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2। करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम 3 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस 2 इज 1, करेक्ट। वैसे ही यहाँ माइनस करना है 2 माइनस 2 इज 0, वैसे ही 2 माइनस 1 1। तभी प्रोसेस ए को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, प्रोसेस P1 को ए के 2 रिसोर्स चाहिए, वैसे ही प्रोसेस P1 को बी के सिर्फ एक ही रिसोर्स चाहिए, सी का एक भी नहीं चाहिए एंड डी का एक चाहिए। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस P2 को फाइंड करना है कि ए के कितने रिसोर्सेज चाहिए। अब मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं उसमें से एलोकेटेड कितने हैं दोनों को माइनस करना है। सो 1 माइनस 1 इज 0, 2 minus 0 is 2, then 3 minus 3 is 0 and 4 minus 3 is 1। समझ में आया how to find the need of the resources? Okay, next we have is deadlock recovery. A traditional operating systems Windows doesn't deal with deadlock recovery. Deadlock recovery means deadlock से जो भी हार्म हुआ है उससे जो है रिकवर करना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज जो हम यूज करते हैं वो डील नहीं करता है डेडलॉक रिकवरी से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और स्पेस कंज्यूमिंग है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज डेडलॉक रिकवरी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं RTOS वो डेडलॉक रिकवरी यूज करते हैं। ठीक है, now see, killing the process, killing all the processes involved in the deadlock, killing process one by one, after killing each process check for deadlock again। तो यहाँ पे killing the process मतलब जितने भी processes involved है deadlock में, जितने process जो resources लेके बैठे हैं, जितने भी processes involved है deadlock में, वो सारे को क्या कर देना, kill कर देना। मतलब क्या होगा,
उनका जितना भी प्रोग्रेस होगा वो सब चला जाएगा। ठीक है, किलिंग द प्रोसेस वन बाय वन, या तो वन बाय वन किल कर सकते हैं, और आफ्टर किलिंग ऑल द प्रोसेसेस, हर प्रोसेस को किल करने के बाद चेक करना है कि डेडलॉक फिर से ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वी हैव टू चेक एंड कीप रिपीटिंग द प्रोसेस टिल सिस्टम रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। देन नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज आर प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। अब जितने भी या तो हम सारे प्रोसेस को किल कर दे, या तो हम ये कर सकते हैं कि जितने प्रोसेस ने जितने रिसोर्सेस लिए हैं, सारे रिसोर्सेज जो है प्रीएम्प्ट कर दे, मीन्स उनसे सारे प्रोसेस रिसोर्सेस ले ले। दिस इज also one of the option. Preempted resources are allocated to other process so that there possibility of recovering the system from deadlock. तो जो भी हमने रिसोर्सेस लिए हैं प्रोसेस से, वो किसी और प्रोसेस को दे दे, ताकि जो हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उससे जो है हमारा सिस्टम जल्दी से रिकवर कर सके। ठीक है, हेलो। यस मैम। हाँ, फर्स्ट डेडलॉक अवॉइडेंस क्या था? बैंकर एल्गोरिदम। हाँ, और अवॉइडेंस मीन्स? मीन्स के डेडलॉक एक बार आया, फिर उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, निकाल सकते हाँ, हैं। हाँ, अवॉइड कर सकते हैं। देन हमने बैंकर्स एल्गोरिथम देखा, ये क्या है, रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। इन डेडलॉक रिकवरी क्या है, जिसने भी उससे रिकवर करना। इसके दो मेथड से, या तो किलिंग द प्रोसेस या तो फिर रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रेम। हाँ, किलिंग द प्रोसेस क्या होता है? किलिंग प्रोसेस होता है मीन्स के जितने भी प्रोसेसेस डेडलॉक में है, फंसे हुए हैं, वो सारे प्रोसेस को किल कर देना, मतलब एंड कर देना, टर्मिनेट कर देना वो सारे प्रोसेस को। दैट इज किलिंग द प्रोसेस। देन रिसोर्स प्रीएम्पशन मीन्स? ध्यान नहीं है आज। रिसोर्स प्रीएम्पशन मतलब क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेस प्रोसेस ने लिए हैं, डेडलॉक में जो भी प्रोसेस है, उन प्रोसेस के पास जितने भी रिसोर्सेस है, वो सारे रिसोर्सेस को जो है सिस्टम ले लेगा, ताकि उस रिसोर्स को हम किसी दूसरे प्रोसेस पे लगा सके और जल्दी से जल्दी जो है हमारा सिस्टम रिकवर हो सके। दैट इज रिसोर्स प्रीएम्पशन। ठीक है, नाउ सी मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक्स ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कितने मेमोरी किस प्रोसेस को हमने दिया है, उस सब का क्या करता है, ट्रैक करता है। जितने भी मेमोरी उसके पास है, कितने प्रोसेस में कितने मेमोरीज लिए, ये सारा जो है वो ट्रैक करता है। रिगार्डलेस ऑफ ईदर इट इज एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज फ्री, चाहे वो मेमोरी एलोकेटेड हो या फ्री हो। तो एलोकेटेड है उसका सेपरेट होगा कि इतनी इतनी मेमोरी जो है एलोकेटेड है, एंड दिस मच मेमोरी इज फ्री। इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेसेस, और क्या चेक करता है, कितनी प्रोसेस को कितनी मेमोरी जो है एलोकेट करना है। एंड वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है कितनी मेमोरी लेगा और कितने टाइम तक और कब वो मेमोरी को फ्री करेगा। ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर memory management. It tracks whenever some memory gets freed or unallocated and correspondingly it updates the status. क्या करता है, ट्रैक भी करता है कि कौन सी मेमोरी जो है वो फ्री हुई है, कौन से प्रोसेस ने कौन सी मेमोरी को अनएलोकेट किया है, मीन्स फ्री कर दिया है। जैसे फ्री करता है वो क्या करता है, स्टेटस जो है अपडेट कर देता है इनटू द सिस्टम। Then process address space. The process address space is a set of logical addresses. Process address space क्या है, logical addresses का logical address क्या होता है, virtual address, right, जिसको हम देख नहीं सकते। So process address space जो है वो set of logical address space है that a process reference in its code. For example, when a 32-bit addressing is in use, addresses can range from 0 to 2 raised to 31. ठीक है,
See, the operating system takes care of mapping the logical of addresses to physical addresses at the time of memory allocation. अब जब memory allocation होता है तो क्या होता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैप करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में जो है कन्वर्ट करता है. मैप मीन्स कन्वर्ट करना जब मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है प्रोग्राम की, राइट. There are three types of addresses used in a program before and after memory allocated, and that three type of addresses are, एक तो होता है symbolic address, second is relative address, and third we have is physical address. Now first we will see symbolic addresses. The addresses used in a source code, the variable names, constants and instructions. Symbol means क्या होता है, नॉर्मली सिम्बल्स जो होते हैं वो, राइट. तो जो भी एड्रेसेस सोर्स कोड में यूज होते हैं दैट इज वेरिएबल नेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सारे बेसिक एड्रेसेस जो होते हैं दैट इज नोन एज सिंबॉलिक एड्रेसेस. देन रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलर कंपाइलेशन अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द सिंबॉलिक एड्रेस इनटू रिलेटिव एड्रेस. अब जब कंपाइल हो रहा होता है प्रोग्राम का, रन होने से पहले कंपाइल होता है, राइट, प्रोग्राम. तो जब कंपाइलेशन का टाइम होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, सॉरी, कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द सिंबॉलिक एड्रेस इनटू रिलेटिव एड्रेस. देन रिलेटिव एड्रेस होने के बाद the loader generates this address at the time when a program is loaded into main memory. अब अगर एग्जीक्यूशन करना होता है तो प्रोग्राम को कहाँ हम लोड करते हैं, मेन मेमोरी, राइट. नहीं तो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेकेंडरी में स्टोर होते हैं. फॉर एग्जीक्यूशन हम उसते मेन मेमोरी में. तो वैसे ही लोडर क्या करता है, जनरेट करता है एड्रेस जब प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं. ठीक है. सिंबॉलिक एड्रेस क्या होता है, वेरिएबल नेम्स, कॉन्स्टेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, है ना. फिर रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे सिंबॉलिक कौन, एड्रेस कन्वर्ट होते हैं रिलेटिव एड्रेस में ना। हाँ रिलेटिव एड्रेस में, हाँ. एंड फिजिकल एड्रेसेस में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट लोडर मेन जो होता है, मेमोरी में लोडर लोड करता है ना प्रोग्राम हाँ को। हाँ, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. ओके. देन नाउ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक लोडिंग. लोडिंग क्या होती है, पहले तो अगर प्रोग्राम को किसी एक जगह से दूसरे जगह पे लोड करना है दैट इज नोन एज लोडिंग. ठीक है. तो हमारे पास दो टाइप के लोडिंग है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक लोडिंग. बस अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसको कहाँ पे होना चाहिए, अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो कौन सी मेमोरी में होना चाहिए, मेन मेमोरी की सेकेंड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. क्या? अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ पे होना चाहिए प्रोग्राम, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में. मेन ना। मेन, हाँ मेन मेमोरी में होना चाहिए. इससे पहले सारे प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, है ना. तो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जो लोड करते हैं दैट इज नोन एज लोडिंग. ठीक है. सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जब लोड करते हैं दैट इज नोन एज लोडिंग. The choice between static और dynamic loading is to be made at the time of computer program being developed. जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तभी हमें चॉइस करना पड़ता है, we want if you want a static loading or a dynamic loading. If you have to load the program statically, then at the time of compilation, the complete program will be compiled and linked without leaving any external program or body. तो स्टैटिक लोडिंग क्या होती है, जब हमें कंपाइल करना होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, जब हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो एट दैट टाइम पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी में लोड होता है. इससे प्रॉब्लम क्या होगा, वैसे ही मेन मेमोरी में कम स्पेस होती है, करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम जो है फॉर सीपीयू यूटिलाइजेशन मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन करना होता है, राइट. तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है ऑलरेडी मेन मेमोरी में होते हैं और वैसे ही अगर हम पूरा का पूरा प्रोग्राम डाल दिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, राइट. तो स्टैटिक, Yes. हाँ स्टैटिक लोडिंग का यही प्रॉब्लम है कि एक साथ जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम को मेन मेमोरी में शिफ्ट कर देता है. इफ यू आर राइटिंग अ डायनामिकली लोडेड प्रोग्राम देन योर कंपाइलर विल कंपाइल द प्रोग्राम एंड फॉर ऑल द मॉड्यूल्स यू वांट टू इंक्लूड डायनामिकली ओनली रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइड एंड रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. तो डायनामिकली लोडिंग में क्या होता है,
तो मॉड्यूल जो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, जिससे रन करना है, सिर्फ वो ही लोड होता है मेन मेमोरी में, और बाकी सब जो है वो दैट इज ऑल डन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। सिर्फ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ वो ही मेन मेमोरी में हम डालते हैं। स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस समझ में आया? यस। स्टैटिक क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ डाल मेन देता है मेन मेमोरी में मेमोरी में। हाँ। और डायनामिक क्या करता है? जो मेन प्रोग्राम रहता है, जो एग्जीक्यूट होने वाला रहता है, वो ही डालता हाँ, है। वो ही सिर्फ लोड करता है। ओके। एट द टाइम ऑफ लोडिंग विद स्टैटिक लोडिंग द एब्सोल्यूट प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन टू स्टार्ट। वही है कि स्टैटिक लोडिंग के टाइम पे क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में लोड हो जाता है इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मीन कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है अप टू line wise. If you are using dynamic loading, dynamic routines of the library are stored on a disk in a relocated form and are loaded into memory only when they are needed by the program. जब उसकी नीड होती है तभी वो प्रोग्राम को जो है मेन मेमोरी में लोड करता है, अदरवाइज इट इज इन अ सेकेंडरी मेमोरी। ओके। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? इट इज जनरेटेड बाय सीपीयू, इसको जनरेट करता है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तब क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को जो है सीपीयू जनरेट करता है। द लॉजिकल एड्रेस इज अ वर्चुअल एड्रेस एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल होता है और ये फिजिकली जो है जनरेट नहीं दिख नहीं सकता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल एड्रेस। ठीक है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? सीपीयू जनरेट करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और वो फिजिकली जो है प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल एड्रेस। This address is used as a reference to access the physical memory location by CPU. अगर किसी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करना है उस प्रोग्राम के, तो एज अ रेफरेंस जो है हम यूज करते हैं उस लॉजिकल एड्रेस को, ताकि रेफरेंस देके जल्दी से हमें मिल जाए प्रोग्राम। द हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज यूज फॉर मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू इट्स करेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। हमने अभी पीछे देखा कौन यूज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है वो मैप करता है, कन्वर्ट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, है ना। Then next we have is physical address. Physical address identifies the physical location of required data in a memory. जो भी required data है उसका physical address जो है available होता है. The user never directly deals with the physical address but can access by its corresponding logical address. यूजर जो है वो डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस को एक्सेस नहीं करता है, फिजिकल एड्रेस का जो है एक लॉजिकल एड्रेस होता है, बाय यूजिंग दैट लॉजिकल एड्रेस हम फिजिकल एड्रेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। The user program generates the logical address and thinks that the program is running in this logical address, but the program needs physical memory for its execution. अब जब हमने देखा था वहाँ पे सीपीयू जनरेट करता है, राइट, लॉजिकल एड्रेस। तो जब सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, तो वी थिंक दैट के प्रोग्राम जो है वो लॉजिकल एड्रेस में ही रन हो रहा है, बट मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? इट मैप्स द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे मैपिंग होती है एंड एग्जीक्यूशन जो है वो फिजिकल एड्रेस में होता है। देयरफॉर लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी मैप टू द फिजिकल एड्रेस बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बिफोर दे आर यूज्ड। ठीक है। तो यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को फिजिकल लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में जो है मैप्ड करना पड़ता है। समझ में आया व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? एड्रेस स्टैटिक लोडिंग। हाँ। कैसे हो गया?